हे गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कैल्विन में। तो आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं एक वन शॉट, और एक ऐसा वन शॉट जो आपके सिलेबस को खत्म कर देगा। जी हाँ, ये वो वन शॉट है जो लास्ट चैप्टर का बिजनेस स्टडीज का वन शॉट है। लास्ट चैप्टर है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपने 9 के 9 चैप्टर्स वन शॉट से पूरे कर लिए। 9 के 9 चैप्टर्स पूरे हो गए, सिलेबस आपका 90% पूरा हो गया। छोटा सा एक जो ये हमारा चैप्टर है, जिसने भी इंटरनल ट्रेड यानी कि जिसने भी डोमेस्टिक बिजनेस संभाल के पढ़ लिया है, इंटरनेशनल बिजनेस उसके लिए बहुत आसान है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अभी चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि उसी के बाद ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ये चुटकी भर में समझ आ जाएगा, ये समझ लीजिए। तो आज बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चैप्टर, लेकिन आपको नंबर बहुत दिलाने वाला है। सिंपल और सादा सीधा टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। किसी की बुक में चैप्टर नंबर 10 होगा, किसी की बुक में चैप्टर नंबर 11 होगा, बट होगा यही लास्ट चैप्टर हमारा। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो आज आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस पे। इंटरनेशनल बिजनेस में जो हमारी सबसे पहली जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। सभी ने पिछली बार डोमेस्टिक बिजनेस या इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, सभी को अच्छे से पता है। जो भी ट्रेड हम विद इन द कंट्री करते थे, जो भी ट्रेड हम विद इन द कंट्री करते थे, उसको बोला गया इंटरनल ट्रेड या फिर डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब हमें दूसरी कंट्रीज के साथ भी व्यापार करने का मौका मिले, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस, उसे कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें लिखा है बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, और वहां पर कहा गया था इंटरनल ट्रेड में विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और यहां पर क्या है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। जब आप अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर सामान खरीदते और बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है जी, तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 9 जाकर के देखिए इंटरनल ट्रेड जो है, उसके बाद ये देखिएगा तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या हैं, इसके नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इसके फीचर, सबसे पहला, इन्वॉल्व्स टू कंट्रीज। हमेशा जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा, क्योंकि हमने बताया आपको अपनी कंट्री से बाहर सामान बेचना है, तो इसके अंदर मिनिमम 2 नेशंस होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपको पता है इंटरपोर्ट होता है वो भी सबने आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। लेकिन इसके अंदर मिनिमम 2 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लीगल ऑब्लिगेशन, भाई देखिए हर कंट्री का अपना लेजिस्लेचर है, हर कंट्री के अपने लॉज हैं, तो उसके हिसाब से हमें लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होगी। बहुत सारी कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ में, बहुत सारी कंट्रीज के साथ में वो व्यापार नहीं करती, तो यहां पर हमें पूरा लीगल ऑब्लिगेशन का ध्यान देना होगा। जितने भी लॉज बने हैं हमारे लिए इंटरनेशनल बिजनेस में, तो हमें उसका पूरा ध्यान देना होगा। हैवी डॉक्यूमेंटेशन, भाई देखिए कोई ऐसी तो बात है नहीं आपने पड़ोस की दुकान पे से सामान ले लिया। 2 देशों के बीच का ट्रेड है, 2 देशों के बीच का ट्रेड है, तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, कह सकता हूं मैं अगर इसको और सरल भाषा में कहूं तो पेपर वर्क। पेपर वर्क जो होता है हमारा, वो काफी लगता है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। अब आप अपने पड़ोस की दुकान से सामान लेते हैं तो कितने आसानी से आपको वो उधार भी दे देता है और आपको फ्री भी दे देता है, 2 टॉफी भी खिला देता है। बट यहाँ पे थोड़ा क्या पर्सनल टच चला जाता है, क्योंकि बायर और सेलर जरूरी नहीं हर मीटिंग में ही या हर डीलिंग में ही दोनों मिले, तो यहाँ पर थोड़ा पर्सनल टच की कमी रहती है। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में थोड़ी पर्सनल टच की कमी रहती है। अच्छा, मैंने ये 2 वर्ड बोल दिए, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बायर और सेलर समझ लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा दूसरे सेक्शन में है, उसको विस्तार से उसमें बताएंगे। यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अब भाई ये फॉरेन एक्सचेंज किस चिड़िया का नाम है, नया नया आपने एकदम सुना। देखिए भाई बात सिंपल सीधी है, हर कंट्री की अपनी जो होती है एक करेंसी होती है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इंडिया के लिए हमारी जो रुपी है, रुपए, जो रुपए हैं वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। इंडिया के लिए इंडिया की रुपीस को छोड़ दीजिए, दुनिया की जितनी करेंसी है वो हमारे लिए क्या है,
फॉरेन करेंसीज। तो अब क्या होता है, व्यापार जो होता है फॉरेन एक्सचेंज में होता है। मेरे पास रुपया है, किसी के पास डॉलर है, किसी के पास यूरो है, किसी के पास पाउंड है। तो ये जो है ये सब अलग अलग करेंसीज हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इंटरनेशनल करेंसी यानी कि डॉलर्स वगैरह में हम सब लोग डील करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास डॉलर्स आते हैं और हम लोगों को डॉलर्स में पे करते हैं। तो ये है यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। हाई डिग्री ऑफ रिस्क, देखिए भाई जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा रिस्क, ये आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो जब सामान आपके यहां से दूसरी कंट्री में जाएगा तो ज्यादा बड़ा रिस्क है। किस चीज का रिस्क है भाई, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क है बहुत ज्यादा, फ्रॉड का रिस्क है बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, बीच रास्ते में कुछ भी हो सकता है, सामान खराब हो सकता है, जहाज डूब सकता है। तो इसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो 1 या 2 दिन में प्रोडक्ट सीधे आपका वहां पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। पूरी शिपमेंट होती है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क पूरा होता है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वहां पर जाके वहां पर जो पोर्ट पे सामान उतरता है वहां पर रिसीव किया जाता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है जी। चलिए, अब रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को क्यों लाया गया भाई, काम तो हमारा तब भी चल रहा था जब हम अपनी ही कंट्री में सामान बेचते और खरीदते, बट कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो किया, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम दूसरी कंट्रीज से भी सामान खरीदेंगे। सबसे पहला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हम और आप सब जानते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, जरूरी नहीं जिस देश में एक नेचुरल रिसोर्स है वो दूसरे देश में होगी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आ जाइए, इंडिया में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं, ऐसे हर्ब्स होते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर हैं, बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में नहीं है जो बाहर है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप गल्फ कंट्रीज में देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा तेल है, वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल है, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा है, पर इंडिया में उतना नहीं है। तो हम लोग वहां से क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा लेते हैं और बहुत सारी चीजें, यहाँ की स्पाइसेस, यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज, हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल बिजनेस इज फ्लरिश। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा। स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे लोग बहुत चीजों में स्पेशलाइज हैं। स्पेशलाइज कब होगा, जब वहां पर वो चीज अबेंडेंट होगी, जब वहां पर बहुत ज्यादा होगी, तो वो आदमी उस चीज को बनाने में और करने में स्पेशलाइज होगा। फिर वो जो स्पेशलाइज है वो उन जगहों पर भेजेगा जहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है जी। तो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं वो लोग अपनी रिसोर्सेज को अच्छा करके, फिनिश गुड बना करके उसको बेचते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आई होप आप सभी को याद होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जहां पर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से एक्सेस प्रोडक्शन करा करके उस चीज को बाहर भेज देते हैं। दैट्स इट। फिर कॉस्ट बेनिफिट। अब आप सोचिए, आपके यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं निकलती और आप उसको जबरदस्ती बनाते हैं, तो आपको जो वो बहुत महंगा पड़ता है, वो कॉस्ट आपके लिए ज्यादा पड़ जाती है। लेकिन वही चीज दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा है, तो वो आपको आसान कॉस्ट पर, इजी कॉस्ट पे, कम कीमत पे वो चीज मिल सकती है। समझ आ गई। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो नेशंस है, यानी कि 2 कंट्रीज, नेशन मतलब कंट्रीज, ये हमारा इंडिया है, ये एक और कंट्री है, इन दोनों के बीच में जब ये ट्रेड होता है तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंट्रीज को क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हमने आपको बता दिया, डॉलर्स में आप पैसा रिसीव करते हैं और डॉलर्स में आप पे करते हैं। तो जब आप कुछ भी सामान बेचते हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, आपके पास फॉरेन करेंसी आती है जिसको आप अपने यूज कर सकते हैं, एज ए रिजर्व भी रख सकते हैं। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जो चीज हमारे यहां पर ज्यादा है तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं, और जो अधिक सामान है उसको हम बाहर भेज देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, अगर आप एक जगह पर लिमिटेड होंगे, इंडिया में ही सिर्फ बेचेंगे सामान, तो आपका जो काम है वो लिमिटेड रह जाएगा। लेकिन जब निकल करके बाहर दूसरी कंट्रीज को भी सामान बेचेंगे तो क्या होता है, अब यहां पर एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, ज्यादा ऑर्डर का मतलब ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, यहां पर हम ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जब बाहर से हम प्रोडक्ट्स मंगाएंगे
जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मंगाएंगे, हम सिर्फ अपना कपड़ा नहीं पहनेंगे, बाहर से मंगाकर भी कपड़ा पहनेंगे, बाहर से मंगाकर चीजों को यूज करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होगा तो हम वहां के कल्चर को समझेंगे, वहां की चीजों को समझेंगे, वहां के प्रोडक्ट्स को समझेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होता है। भाई बहुत सारी चीजें हम वेस्ट की एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें वो हमारी एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रेज होता है। जब हम एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे के अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा रेज हो जाता है। समझ आ गई बात? अब इंटरनेशनल बिजनेस का आपने दो नेशंस के लिए फायदा तो समझ लिया। अब बिजनेस फर्म पे इसका क्या फर्क पड़ता है? तो बिजनेस फर्म कैसे ग्रो करेगा इसकी वजह से, सबसे पहला, प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स। सिंपल बात है, अगर आप सिर्फ इंडिया में काम करोगे तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड होगा। अब इंडिया के साथ साथ और छोटी छोटी कंट्रीज या बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, तो अब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑब्वियस है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब कैपेसिटी, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है आपके पास रिसोर्सेज है, आप यूज कीजिए। आपके पास एक्सेसिव रिसोर्सेज हैं तो आप उन एक्सेसिव रिसोर्सेज को यूज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए और बाहर सामान भेज दीजिए। तो आपके यहां पर जो कैपेसिटी है यूटिलाइजेशन की वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ का मतलब आपके लिए बेटर साधन है अपने सामान को बाहर बेच करके अपनी ग्रोथ। देखिए जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है ग्रोथ भी हमारी साथ साथ बढ़ती है, आपके फर्म की ग्रोथ होती है। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। जब आपकी डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज्यादा, यानी कि इंडिया में, मान के चलिए इंडिया में बहुत ज्यादा आपका अब कंपटीशन बढ़ गया, तो अब आप क्या करेंगे, उस सामान को इंडिया में ना बेच करके बाहर बेचिए, तो इससे आपका प्रॉफिट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। देखिए जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं, अगर आप वैक्यूम में रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आप उतना अच्छा नहीं सोच पाएंगे। जब आप मार्केट में निकल के काम करेंगे तब आपका विजन, सोच बढ़ेगी, आपको ग्रो करने का मौका ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी। तो यह है इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस पे। क्या नुकसान है? इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ नुकसान भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं। लेकिन भाई मैं तो ये कहता हूं, नेगेटिव पॉइंट से ज्यादा हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो हम भी ग्रो करेंगे, बिजनेस भी ग्रो करेगा, नेशन भी ग्रो करेगा, सब कुछ ग्रो करेगा। लेकिन फिर भी आपके कोर्स में है तो पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले डिफरेंट करेंसीज। हर आदमी की एक करेंसी डिफरेंट है, तो उसके लिए पहले रेट निकालना पड़ता है कि भाई 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर है या 100 रुपए कितने डॉलर के बराबर है। इस वजह से एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है और ये ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरी बात, डिस्टेंस बैरियर्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो बहुत दो कंट्रीज में होता है, तो वहां पर एक डिस्टेंस बैरियर है, इसके लिए ना यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। डिफरेंट इन लॉज। डिफरेंट इन लॉज का मतलब इंडिया के लॉज अलग हैं, और आप देखिए अगर आप यूएसए भेज रहे हैं सामान, वहां के लॉज अलग हैं, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट हो जाता है। कभी आप कोई सामान भेजते हैं तो कुछ दिन पहले वो ठीक था, कुछ महीने बाद वो जो है, जो सामान है उस पर बैन लग जाता है कि ये सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए वेट करना पड़ता है, या फिर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी देश में अनरेस्ट हो गया तो सामान को रोकना पड़ता है रास्ते में ही। लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा लीगैलिटीज इसके अंदर आपको पूरी करनी पड़ती है, पेपर वर्क भी बहुत ज्यादा है। लैंग्वेज इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर, क्योंकि भाई देखिए इंटरनेशनली इंग्लिश तो चलती है, बट जरूरी नहीं हर आदमी को, हर लोगों को, हर बिजनेसमैन को इंग्लिश आती हो। और इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन गैप आपको जरूरी नहीं आपको जो सामने वाली कंट्री है उसके बारे में टोटल मार्केट की इंफॉर्मेशन हो, तो यहां पर कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इंटरनेशनल बिजनेस इज फार बेटर एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, और यहां से आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, नेशन भी डेवलप करेगा, आप भी डेवलप करेंगे। ठीक है जी। चलते हैं अब आगे पढ़ेंगे, अब उसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका प्रोसीजर, उसके ऑब्जेक्टिव। चलिए चलते हैं। नाउ द थिंग इज एक्सपोर्ट। व्हाट इज एक्सपोर्ट? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारे दो चीजें आती हैं, बाइंग एंड सेलिंग। तो जब हम सामान बाहर भेजते हैं, व्हाट इज एक्सपोर्ट? जब हम सामान बाहर भेजते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। जब इंडिया से सामान दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। यानी कि अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री को सामान सेल करना। सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और जब सामान मंगाते हैं तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। ठीक है जी। तो जो सामान बाहर गया, इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ फर्म
ऑफ अ होम कंट्री टू अ फर्म ऑफ फॉरेन कंट्री। जो आप एक अपनी कंट्री से, जिसको हम अपनी होम कंट्री, स्वदेशी कंट्री बोलते हैं, जिसको हम अपनी डोमेस्टिक कंट्री बोलते हैं, जब वो सामान हम उस कंट्री से दूसरी कंट्री भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। अच्छा जी, एक्सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों किया जाता है एक्सपोर्ट? हम अपने यहाँ पे भी तो कर सकते हैं काम, बिल्कुल कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, बट आपके यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेस होती हैं, तो उसको अपने यहाँ रोक करके कोई फायदा नहीं। अब आप सोचिए, गल्फ में बहुत ज्यादा तेल है, अगर वो सारा तेल खुद ही रोक लेंगे तो उनका क्या फायदा? उनके पास तो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो वो तेल हमें दे देते हैं, वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमसे कुछ और सामान मंगा लेते हैं, उसके बदले वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऐसे चलता रहता है। तो सबसे पहली बात, टू सेल सरप्लस गुड, ये वही वाली बात है, जितना आपके पास सरप्लस है आपने यूज किया और बाकी जितना बचा आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे कंट्रीज को भेज दिया। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, आप इससे क्या होता है, जब आपका ट्रेड होता है दूसरी कंट्रीज के साथ में, तो आप फॉरेन करेंसी रिसीव करते हैं। और आप फॉरेन करेंसी भी कह सकते हैं, और आप ऐसा कह सकते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है हमारी डॉलर्स, हम उसके अंदर उसके साथ में व्यापार करते हैं, तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे तो हम उन डॉलर से कुछ और सामान खरीद सकते हैं। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अब यहां पर अपने यहां पर जब कोई एक्सेस चीज है, जो कोई सरप्लस चीज है, तो अब उन चीजों से हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। टू क्रिएट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अब देखिए भाई, दो नेशंस के बीच में अच्छे रिश्ते तभी होंगे जब वो दोनों आपस में व्यापार करेंगे। जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो व्यापार बंद, बोलचाल बंद, लेकिन जब तक व्यापार चलता रहेगा, लोगों के आदान प्रदान चलता रहेगा सामान का, तो हमारे संबंध जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे। टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपके पास कोई भी एक्सेस रिसोर्सेज है, आप उसको यूज करके उनका एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूज कीजिए। टू इंक्रीज नेशनल इनकम, अब भैया जब हमने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने का मतलब है लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हमारी अल्टीमेटली नेशनल इनकम बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, ऑब्वियस है, जितना भी आप एक्सपोर्ट करते हैं, जितना भी आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, कस्टम्स, एक्साइज, वो सब लगता है, तो उससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप यहां पर देखिए, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपका डेवलपमेंट, आपके नेशन का डेवलपमेंट, आपकी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है हमारा प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके अंदर नियर अबाउट आपको 17 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मैंने 17 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, बहुत सारी बुक्स में किसी में 10 है, किसी में 11 है, तो आप उतने भी लिख सकते हैं, बट मैंने सारे पॉइंट्स को छोटा छोटा करके 17 पॉइंट्स में इंक्लूड करने की कोशिश की है कि 17 पॉइंट्स में अपना पूरा हो जाए। शुरुआत सबसे पहले पॉइंट से करते हैं, स्टेप नंबर 1। 17 स्टेप्स आपको मिलेंगे, तो पहला स्टेप क्या है, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेलिंग कोटेशन। अब देखिए भाई, सिंपल तरीका है, आप किसी भी दुकान में जाते हैं तो सामान का पता करते हैं कि आपके पास वो सामान है और भाई उसके क्या क्या रेट होंगे, किस किस क्वालिटी में मिलेगी। तो सबसे पहले आपके पास एक रिसीट आती है, एक कोटेशन आती है कि भाई आप जरा हमें बताइए कि आपके पास इस तरह का गुड मिल जाएगा और जरा उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन भेजिए। तो जो सेलर होता है वो इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो अगर किसी सामने वाले बंदे को, बायर को वो चीज पसंद आती है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज का ऑर्डर दे देता है। अब मैंने कहा कि मुझे भाई ये 100 रिमोट्स चाहिए, उन्होंने 100 रिमोट का मुझे ऑर्डर दे दिया, दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले वो हमसे पूछेंगे कि आपके पास है, आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए, फिर अगर उनको पसंद आता है तो वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहां पर ऑर्डर प्लेस की बात हो गई। अब क्या होगा, अब यहां पर एसेसिंग इंपोर्ट्स क्रेडिट, इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस। अब मैं बैठा हूं इंडिया में, मेरा जो इंपोर्टर है वो बैठा है यूएस में। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये बंदा जेन्युइन है भी या नहीं, ये व्यापार कर सकता है या नहीं, इसके पास पैसा वैसा है भी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में उसका जो बैंक होता है, जो हमारे इंपोर्टर का बैंक है जो यूएसए में है, हम जाकर के उसको एक लेटर लिखते हैं कि भाई ऐसा है, तुम अपने बैंक से अपनी गारंटी दिलवाओ कि तुम इतने रुपए का व्यापार करने लायक हो या नहीं हो। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। और उसका बैंक गारंटी देता है कि हाँ भाई ये ठीक है, ये बंदे के साथ व्यापार कर लो, इसका बैंक अकाउंट हमारे पास है और ये ठीक ठाक है काम करने में, तो वो उसका बैंक उसको गारंटी दे देता है। फोर्थ इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। बहुत सारे पेपर वर्क होता है, लाइसेंस से ऑब्टेन किया जाता है। वैसे तो ये सब अगर जो एक्सपोर्टर है तो उसके पास होता है, बट इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है।
बिना एक्सपोर्ट लाइसेंस के हम एक्सपोर्ट नहीं करते, अदरवाइज सारे एक्सपोर्टर पहले ही लेकर के रखते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस। ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब देखिए भाई बहुत लाखों करोड़ों का काम करेंगे तो अब थोड़ा फाइनेंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, हम जब उसकी जो लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है हमें, एलसी जो मिलती है क्रेडिट वर्दिनेस पे, जो हमें तीसरे पॉइंट पे मिली थी, अब हम अपनी बैंक के पास लेके पहुंचते हैं, देखो भाई कि हम अभी अपना व्यापार शुरू करने वाले हैं, जरा आप हमें उधार दे दीजिए। तो हमारे बैंक वाले हमें उधार दे देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीद करके अपना काम हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट शुरू हो गया, रॉ मटेरियल खरीद लिया इस पैसे से, प्रोडक्शन या फिर अगर सामान कहीं बाहर से मंगाना है मंगा लिया। फिर उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, अभी सामान जो है गया नहीं है, लेकिन जो इंपोर्टर है वहां से वो अपना एक बंदा भेजता है कि भाई इंस्पेक्ट करके आओ, क्वालिटी जरा सही है, जो इन्होंने हमें बोला है वही चीज दे रहे हैं, तो यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है सामान का। देन एक्साइज क्लियरेंस, एक्साइज क्लियरेंस का मतलब है बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर एक्साइज लगती है अगर वो बाहर जा रही है देश से, लेकिन बहुत सारी चीजों पे नहीं भी लगती, तो एक्साइज क्लियरेंस लेना पड़ता है एक्साइज ऑफिसर से कि हमने ये वाला सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो हमें एक्साइज क्लियरेंस दे दीजिए, तो वो सर्टिफिकेट दे देते हैं एक्साइज क्लियरेंस का। फिर उसके बाद ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बहुत सारे इंपोर्टर्स जो होते हैं वो अपने देश में बताते हैं कि हम जो है कहाँ से सामान मंगा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे देश होते हैं, हमारी कंट्रीज के साथ भी बहुत सारे ऐसे देश जुड़े हुए हैं, अगर हम वहां से इंपोर्ट करेंगे सामान तो हमें कुछ छूट मिलेगी, हमें रिलीफ मिल जाएगा टैक्स में, तो हम ये प्रोवाइड कराते हैं कि हम सामान कहाँ से भेजेंगे। इंडियन ओरिजिन का सामान है तो हम इंडिया का सर्टिफिकेट भेजेंगे कि आपका जो सामान होगा उसका ओरिजिन क्या होगा, इंडिया होगा। ठीक है जी। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस, जब आपका काम पूरा होने वाला होता है तो शिपिंग में, क्योंकि शिप्स में जब भी सामान जाता है वो ऐसे खुला हुआ नहीं जाता, प्रॉपर कंटेनर में पैक होकर के जाता है, जिससे वजह से सीपेज, स्पॉइलेज, पिल्फरेज ये सब ना आए, तो हम पहले से ही अपना रिजर्व कर लेते हैं। भाई एक इंसान को जाने के लिए भी रिजर्व करनी होती है एक सीट, तो सामान भेजने के लिए भी हम पहले ही शिपिंग वालों को बता देते हैं कि हम इतना इतना सामान भेजेंगे। जब स्पेस बुक हो गई फिर अपने सामान की पैक करेंगे और उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा कि भाई उसको अब शिप में पोर्ट करेंगे, पोर्ट से लेकर के शिप में डालेंगे, फिर वो जाएगा अपने, फिर सामान को जो जितना भी आपका सामान है, अपने रिस्क को कम करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए हम कराते हैं इंश्योरेंस। और जब इंश्योरेंस करा के शिप पे लोड होने वाला होता है, शिप पे लोड तभी होगा जब उसका कस्टम क्लियरेंस होगा, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, टैक्सेस सारे आपने भर दिए, तो यहाँ से आपको कस्टम से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ये पोर्ट पे जाने से पहले पहले आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। जब आपका सामान शिप में लोड हो गया, अब आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट तो चाहिए कि भाई मैंने लोड कराया है नहीं कराया है, तो हमें मिलती है मेड्स रिसीट। जब आपका सामान लोड हो जाता है तो हमें मिलती है मेड्स रिसीट। एक्चुअली जो शिप पे असिस्टेंट होते हैं वो हमें रिसीट देते हैं कि भाई हाँ इनका सामान शिप में लोड हो चुका है, अब फिर हम वो अपने इंपोर्टर को उसकी फोटो भेज देते हैं। पेमेंट ऑफ फ्रीट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, इश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, जितना भी सामान के जाने में खर्चा लगेगा इंडिया से यूएस, तो वो उसको बोला जाता है फ्रीट, जितना भी फ्रीट लिया वो सब हमने पे किया। उसके बाद हमने अपनी एक इनवॉइस तैयार करी, इनवॉइस में हम अपनी सब चीजें, क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, जितनी भी चीजें हम उसके अंदर सब डाल देते हैं, क्योंकि अब समय है पैसे आने का। तो यहाँ पर ये जब हम इसको इनवॉइस भेजेंगे पूरी, हमारा इंपोर्टर देखेगा कि ये सब इनवॉइस है, जब सामान चल दिया तो अब आएगी हमारे पास पैसा, अब होगी धनवर्षा, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है जी। तो ये 17 पॉइंट्स में मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, आपके बुक में अगर कम है, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, तो आप उतने ही लिख सकते हैं। छोटे छोटे हैं, 17 पॉइंट बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, इनको बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब ये एग्जाम में अगर आता है 6 नंबर का भी, क्योंकि 17 पॉइंट बहुत हो जाते हैं तो ये नॉर्मल काम चल जाता है। जिस पॉइंट में आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब चलेंगे हम इम्पोर्ट पर, चलिए चलते हैं अब इम्पोर्ट पे। अब आते हैं अपने इंपोर्ट ट्रेड पर। व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड? इट्स अ रिवर्सल ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि जब हम अपना सामान कंट्री से बाहर भेज रहे थे तो उसको बोल रहे थे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है जब हम फॉरेन से बाय करते हैं, जब हम दूसरी कंट्री से सामान को खरीदते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ये वाली बात सभी को पता है। एक्सपोर्ट का मतलब सामान को सेल करना दूसरी कंट्रीज को, और इंपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्रीज से सामान को खरीदना, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। ठीक है जी। तो इंपोर्ट की बात हुई। इंपोर्ट का अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंपोर्ट का सबसे बड़ी बात, इंपोर्ट हम किस चीज का करेंगे? याद रखिएगा, इंपोर्ट हम वही चीज का करते हैं जिसकी हमारे पास कमी है, और एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं? जो चीज हमारे पास सरप्लस में है। तो
सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जी, हमारे पास बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो तो अवेलेबल है, बट बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा होता है जो हमारे पास नहीं होता। तो अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा जिस चीज की हमारे पास कमी है, और उसका प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये पहले भी पॉइंट आया था इंटरनेशनल बिजनेस में। भाई जब हमारे पास सामान कुछ नहीं है तो हम दूसरी कंट्रीज से मंगाएंगे, दूसरी कंट्रीज से सामान मंगाएंगे जो ज्यादा अपग्रेडेड और अपडेटेड होगा। तो इन चीजों को जब हम यूज करते हैं, ज्यादा अच्छी चीजों को, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को, तो हमारी लाइफ आसान होती है, इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है। टू एंश्योर नेशनल डिफेंस, आपने सुना होगा बहुत सारे समय पे जब हमें डिफेंस में जो अपडेटेड और मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं हमारे, वॉर इक्विपमेंट्स हैं हमारे, तो वो सब हम कहां से, वो हम बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट कराते हैं, जो कंट्रीज बना रही हैं, जैसे गन्स हो गई, हमारे टैंक्स हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, ये सब हम नेशनल अपनी डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए मंगाते हैं। टू मीट कस्टमर डिमांड, बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो अपग्रेडेड चीज मांगते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें अभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट चाहिए, हमें ज्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं बन रहा, बाहर बन रहा है, तो वहां से हम मंगा करके उनकी डिमांड को पूरा करते हैं। और टू ओवरकम फेमाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेमाइन? फेमाइन का मतलब होता है जब शॉर्टेज हो जाती है, किस चीज की? जब हमारे पास फूड की शॉर्टेज हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर उतनी अच्छी फसल नहीं हो पाती गेहूं की, चावल की, तो हम वो चीज बाहर से इंपोर्ट करा लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई बम्पर क्रॉप है और कहीं पर नहीं हुई है फसल, तो हम उसको वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फेमाइन से बच सकते हैं, दूसरी कंट्री से फूड ग्रेन्स वगैरह इंपोर्ट करा करके। ठीक है जी। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर आसान है, 10 का है, 10 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं मैंने इसके अंदर। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अगर आपको याद करना है, तो इसका प्रोसीजर थोड़ा एक्सपोर्ट प्रोसीजर से बिल्कुल रिवर्स है। उसी के पॉइंट्स इसके अंदर उल्टे करके लिखे हैं। पहले आपने एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अब उसी को हमने इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिया। जैसे सबसे पहला ट्रेड इंक्वायरी। अब आप सबसे पहले अगर कुछ सामान मंगाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे, एक्सपोर्टर के पास भेजेंगे कि आपके पास ये वाला रिमोट है, तो आपने उसकी इंक्वायरी कर ली। फिर उसके बाद वैसे तो मैक्सिमम लोगों के पास इंपोर्ट लाइसेंस होता है, बट अगर जिसके पास नहीं है और अगर उसको लगा कि मैं प्रोडक्ट अब मंगा सकता हूं, तो उसको अपना इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज। अब वो सामने वाली पार्टी जो है, जो एक्सपोर्टर है, वो किस करेंसी में डिमांड कर रही है, वो अपनी करंट कंट्री की करेंसी में डिमांड कर रही है, डॉलर्स में डिमांड कर रही है, तो आपको वो सारी करेंसी पहले से अरेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज प्लेसिंग ऑर्डर। अब उस जब आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो गई, अब हम क्या करते हैं, अपने ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। अपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया कि भाई मुझे रिमोट्स चाहिए। उसके बाद अब हमने आपको बताया था लेटर ऑफ क्रेडिट, और लेटर ऑफ क्रेडिट कौन देता है? जो इंपोर्टर होता है, जो इंपोर्टर होता है ना, जो सामान मंगा रहा है, उसका बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंपोर्टर का तो कोई पैसा नहीं लग रहा शुरू में, लग तो एक्सपोर्टर का रहा है। तो अब जो है आपका जो बैंक है वो आपके एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट भेजेगा, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताएगा कि ये भाई बंदा ठीक ठाक है, इसके साथ व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। अब हमें सारा पैसा तैयार रखना है, क्योंकि वहां से जो है हमारा जितना भी पैसा वैसा, जितना भी सामान है वो सब चलने वाला है। फिर उसके बाद रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, आपको पूरी एडवाइस मिल जाएगी, शिपमेंट की एडवाइस, जो भी आपको मंगाना है कि शिपमेंट कैसे कैसे होगी, कहाँ उतरेगी, कहाँ से आप रिसीव करेंगे, आपको वो पूरी एडवाइस वहां से मिल जाएगी, शिपमेंट एडवाइस पूरी मिल जाएगी, जिसके अंदर सब चीजें लिखी हुई होंगी। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, क्योंकि अब आपका सामान जो है पोर्ट पे चढ़ चुका है, चल चुका है, अब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा हो जाएगा। अब आपके पास गुड्स आ गए, अभी गुड्स आपके पास नहीं आए, अभी कहाँ आए, अभी पोर्ट पे आए हैं। वहां से आपके पास जब पोर्ट पे आपके गुड्स आ जाएंगे तो सब कुछ क्लियरेंस करना पड़ेगा। जब आप सारी फ्रीट अगर आपको देनी है तो आप पे करेंगे, सामने वाले को देनी है वो कोई टैक्स है, कोई अदर ड्यूटी है, सब कुछ पे करके आपका जो कस्टम क्लियरेंस मिलेगा, देन उसके बाद आपके गुड्स को रिलीज किया जाएगा। वो गुड्स फिर आपकी वर्कशॉप, आपके जो फैक्ट्री है, आपके जो आउटलेट है, वहां पर पहुंच जाएंगे। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा नहीं है। आप चाहें तो बहुत सारे बुक्स में 7 पॉइंट्स में, 6 पॉइंट्स में भी दे रखा है, तो उतना भी काफी है।
ठीक, मैंने विस्तार से इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को छोटा छोटा करके समझ आता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी मर्जी हो, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात रह गई, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मैंने पहले ही बोला था छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले एक डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995, 1995, 1 जनवरी को इसको बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? एज द नेम सजेस्ट, वर्ल्ड ट्रेड। तो ये ट्रेड को क्या करेंगे? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और फ्री ट्रेड को इनका इंप्लीमेंट कराना। और आप दो देशों के बीच में, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देखभाल करती है, इंश्योर कराती है कि दो देशों के बीच में जो ट्रेड है वो ज्यादा डिस्टरबेंस के साथ ना हो, अच्छे से अच्छा ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। इसकी डेफिनेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हैव परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स नेशन। जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो अच्छी तरह से हो, उन दोनों के बीच में जो भी कोई डिफिकल्टी है तो उसको वो रिजॉल्व कराए। इसके ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मल से हैं, टू एंश्योर रिडक्शन ऑफ टैरिफ, कम से कम आप टैरिफ और टैक्सेस कम से कम पे करें, बहुत ज्यादा बर्डन ना आए कंज्यूमर के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो आपकी, ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ज्यादा वेस्टेज ना हो, जिसके यहाँ पे कुछ चीज एक्सेस है तो वो एक्सपोर्ट कर दे, जिसके यहाँ पे कुछ चीज की लिमिटेशन है तो वो इंपोर्ट करा ले। टू प्रोमोट एन इंटीग्रेटेड मोर वायबल एंड ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से ट्रेड कर सकें, एक दूसरे से कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट हो, जिसके पास जो चीज एक्सेस है वो भेजे और जिसके पास जो चीज लिमिटेड है उसको वो मंगा ले। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर लास्ट जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका वन शॉट पूरा हुआ, और इसी के साथ आपका कोर्स भी पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आपने जितना प्यार बाकी सारे वन शॉट्स को दिया है उसी तरह से इसको भी देंगे। भैया शेयर करते रहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपके सपोर्ट की, हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप ही की वजह से, आप ही के मोटिवेशन की वजह से हम इतने वन शॉट्स बना पा रहे हैं, इतनी चीजें, इतना कंटेंट अपने चैनल पे डाल पा रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चीज में, और इसके साथ देखते हैं आपके लिए और क्या हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।